और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। हिंदुस्तान में मिशन ऑक्सीजन शुरू हो चुका है कि आखिर सांसों का मिशन शुरू होने से पहले आपको बता दें कि क्या क्या तैयारियां की गई। उसके बाद जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिशन ऑक्सीजन की, पहली तस्वीर आपके सामने ये देखिए जरा, ये ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उड़ान भर रहा है, ये इंदौर से जामनगर के लिए उड़ान भर रहा है C-17 ग्लोब मास्टर। ये देखिए इसमें ये टैंकर भरा जा रहा है, इसके अंदर ये टैंकर एंट्री कर रहा है। ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, इस टैंकर में दरअसल ऑक्सीजन भरी जाती है और उसके बाद ये टैंकर उड़ान भर रहा है। ये C-17 ग्लोब मास्टर इंदौर से गुजरात के जामनगर गया है और जामनगर से ऑक्सीजन लेकर बाय रोड लगभग 650 किलोमीटर का रास्ता है, बाय रोड ये वापस इंदौर पहुंचेगा। तो इस जरिए से ऑक्सीजन इंदौर पहुंचाई जा रही है, यह मिशन ऑक्सीजन का हिस्सा है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, जो अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह देखिए, ये आप देख रहे हैं वायुसेना का विमान और यह तस्वीर हम आपको सिंगापुर की दिखा रहे हैं। सिंगापुर में भारतीय वायुसेना का विमान और ये क्रायोजेनिक टैंक आप देख पा रहे हैं जो सिंगापुर से लाया जा रहा है। ये देखिए क्रेन के जरिए इसे लाकर भारतीय वायुसेना के विमान में चढ़ाया जा रहा है इस क्रायोजेनिक टैंक को। ये क्रायोजेनिक टैंक आपको बताऊं डबल वॉल्ड होता है, 2 वॉल होती है इसमें और इसके अंदर -90 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड गैस रखी जा सकती है, बल्कि ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस में रखी जाती है। देखिए अंदर विमान के अंदर इस क्रायोजेनिक टैंक को रख दिया गया है। तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं, सिंगापुर से उड़ान भरकर हिंदुस्तान आ चुका है ये क्रायोजेनिक टैंक। तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये लैंड हुआ है ग्लोब मास्टर तेज रफ्तार में पानागढ़ एयरबेस पर लैंड हुआ है। ये आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्रायोजेनिक टैंक जो सिंगापुर से लाया गया और ये पानागढ़ पश्चिम बंगाल, यहां ये टैंक उतर रहा है। दरअसल हिंदुस्तान में इन टैंक्स की कमी है और टैंक्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन नहीं लाई जा पा रही है। एकाएक जो खपत बढ़ गई है, कंजम्पशन बढ़ गया है, इसलिए ये C-17 ग्लोब मास्टर उतरा है। क्रायोजेनिक टैंक आप देख रहे हैं, ये ले आया गया है। ये टैंक्स के जरिए ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएगी। इन टैंक्स की कमी थी, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है जो -183 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएं कि देखिए चिनूक, भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत लगा दी है। चिनूक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जम्मू से दरअसल वो चीजें रखी गई हैं इस चिनूक में, हेलीकॉप्टर में, जो लद्दाख जानी है। और लद्दाख में देखिए ये चिनूक ने उड़ान भर दी है। फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरें दिखाएं, चिनूक ने उड़ान भर दी है और ये लद्दाख ले जाया जा रहा है। लद्दाख में जो सैंपल्स हैं, जो कोरोना पेशेंट हैं, उनके टेस्ट से जुड़े सैंपल जो लिए जाएंगे, उसका सामान चिनूक के जरिए ले जाया जा रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं नागपुर की। आइए नागपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर चिनूक की आप देख रहे थे, नागपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। मिशन ऑक्सीजन का हिस्सा है ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रैक पर दौड़ रही है महाराष्ट्र नागपुर। ये देखिए टैंकर, ये जो क्रायोजेनिक टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए एक के पीछे एक, ये पूरे टैंक्स हैं बाकायदा, आगे टैंकर के साथ हैं जो सीधे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ये टैंकर एक एक कर उतरेंगे और जिलों में पहुंचेंगे। फुल स्क्रीन तस्वीर अगर हम दिखाएं ऑक्सीजन एक्सप्रेस की, नागपुर जंक्शन पर ये पहुंचा है। ये देखिए नागपुर पहुंचा क्रायोजेनिक टैंक्स का ये पूरा काफिला जो पूरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लेकर इसे पहुंचा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। पूरा हिंदुस्तान मिशन ऑक्सीजन में इस वक्त डटा हुआ है, क्या वायुसेना, क्या रेलवे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये तो आपने देख ली, एक और तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचने के बाद कैसे अस्पताल तक पहुंचाई जा रही है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, बाकायदा पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है। फुल स्क्रीन तस्वीरें अगर हम दिखाएं, कैसे पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचा रही है। बाकायदा पुलिस का काफिला चल रहा है, बैरिकेडिंग्स हटाई गई है, बाकायदा एक कॉरिडोर बनाया गया है। उस कॉरिडोर के देखिए 2 पुलिस की गाड़ी आगे चल रही है, पुलिस की वैन है और उसके पीछे अगर फुल स्क्रीन तस्वीरें हम दिखाएं, उसके पीछे अगर आप देखें कि ऑक्सीजन का टैंक भी चल रहा है, ऑक्सीजन का टैंक चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आवाज भी आप सुन पा रहे हैं।
तो मिशन ऑक्सीजन पर हिंदुस्तान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया है कि हालात दरअसल खराब हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से कमान संभाल ली है, पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए जरा रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ने क्या क्या एक्शन लिया है अब तक इस हालात से निपटने के लिए और कैसे हमारी वायुसेना, इसके अलावा रेलवे ऑक्सीजन लाने में जुटा हुआ है। कोरोना संकट के बीच मिशन सांसें। ऑक्सीजन पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। सांसों के लिए एक्शन में वायुसेना। देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है और सांसों को बचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज फिर हाई लेवल बैठक की जिसमें ऑक्सीजन की आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला लिया गया। सांसों पर संकट के बीच वायुसेना एक्शन में है। 4 ऑक्सीजन टैंकर सिंगापुर से एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। C-17 मालवाहक विमान इस मिशन में जुटे हुए हैं। इधर देश में ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार जारी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट की कमी को दूर करने की भी कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में जुटी है। तो आप देख रहे हैं कैसे ऑक्सीजन कहां से लेकर आई जा रही है। आइए आपको बताते हैं, इंदौर से यह प्लेन खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर गया, जिसके बाद जामनगर से ऑक्सीजन का टैंकर इंदौर आया। यह वो फहरिस्त है जो हम आपको बता रहे थे, लेकिन आपको बताएं ऑक्सीजन की आपूर्ति। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि ऑक्सीजन आपातकाल के बीच कहां से कहां ऑक्सीजन आ रही है। सिंगापुर से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट की जा रही है। हिंडन एयरबेस से ही रात 2 बजे वायुसेना के C-17 विमान ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी और यह विमान सुबह 7:45 पर सिंगापुर पहुंचा। इसके साथ ही हमेशा यह भारत की मुश्किलों में साथ देने वाले रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन के बाद अब भारत को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला कर लिया है। और यही नहीं, रेमडेसिविर दवा भी रूस भारत को भेजेगा और उम्मीद यह है कि 15 दिनों में रूस से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा भारत पहुंच जाएगी। यूएई से भी उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकर मंगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी आने वाले हैं जो ऑक्सीजन पैदा करेंगे, जो कि अस्पतालों में पहुंचाई जा सकेगी। इधर चीन ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। चीन ने कहा है कि वो भारत की हर संभव मदद करने को तैयार है। यानी रूस, चीन, ये सारे मुल्क हिंदुस्तान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका का असली चेहरा सामने आया है। जी हां, आइए पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। आपको याद होगी जब कोरोना शुरू हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने बड़ा दिल दिखाया और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये जो दवा थी जो बताया जा रहा था कोरोना से लड़ने में ये रामबाण है, ये संजीवनी है, भारत ने बड़ी खेप इसकी भेजी। किसको? अमेरिका को। अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजी। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की थी कि भारत ये दवा भेज रहा है। ये देखिए, ये पैकिंग हो रही, पूरी पैक होकर एयर इंडिया के विमान में ये दवा अमेरिका भेजी गई। लेकिन कैसे अमेरिका भारत के साथ दगाबाजी कर रहा है, ये जल्दी से आपको ये बताते हैं कि भारत ने बड़ा दिल दिखाया, अमेरिका को दवा भेजी, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है आपको बताते हैं। संकट के वक्त कई देश भारत की मदद को तैयार है। सुपर पावर अमेरिका मतलब का यार निकला। अमेरिका ने इस मुश्किल घड़ी में भारत की मदद से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने भारत को कोरोना वैक्सीन का कच्चा माल देने पर रोक लगा दी है। यानी रोक लगाई है उस कच्चे माल पर
जो भारत आता तो उससे आपके लिए वैक्सीन बनती। लेकिन अमेरिका ने कहा नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले है। यह हवाला देकर बाइडेन की सरकार ने उसका पहला दायित्व अमेरिका के लोग और उसकी जरूरत है इसलिए इनकार कर दिया यह कच्चा माल देने से। अमेरिका के इस फैसले से भारत में वैक्सीन निर्माण की जो रफ्तार है वो प्रभावित होगी। आपको याद दिला दें कि जब अमेरिका में कोरोना की रफ्तार बेलगाम थी तब खुद भारत ने ट्रंप के आग्रह पर 5 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट भेजी थी। वहीं भारत ने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी है। सोचिए हिंदुस्तान का दिल कितना बड़ा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का असली चेहरा सामने आ गया। अमेरिका संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के बजाय पीछे हट रहा है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के निर्यात पर जो रोक लगा रखी है अमेरिका ने, उसको हटाने के लिए कहा था। अमेरिका भारत की जरूरतों से आंख मूंद चुका है। अब अमेरिका में ही बाइडेन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, यानी अमेरिका ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लगातार वो बैठकों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या फैसले लिए हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो अब तक फैसले लिए हैं उनमें सबसे पहला फैसला, क्योंकि लगातार पीएम एक्शन में है, पहला फैसला ऑक्सीजन पर कस्टम ड्यूटी प्रधानमंत्री ने हटा दी है। इससे होगा क्या कि ऑक्सीजन की कीमतों में कमी आएगी। ऑक्सीजन उपकरण से ड्यूटी हटा दी है, यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनकी कीमतें कम हो जाएंगी 3 महीने तक। यानी ये मानकर चला जा रहा है सरकार की तरफ से कि 3 महीने तक हो सकता है हालात ऐसे रहें, उसको संभालने के लिए ये कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। और खास तौर पर वैक्सीन पर भी आयात हटा दी गई है, यानी जो वैक्सीन है, विदेश से जो वैक्सीन आ रही है उस पर अगर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो इसका सीधा फायदा वैक्सीन की कीमतों में होगा। वैक्सीन सस्ती और किफायती होंगी जो आप लगवा सके। यह फैसला भारत सरकार ने आपके हित में लिया है। बहरहाल आपको बताएं कि एक बड़ी परेशानी ये कि हालात लगातार बिगड़े हैं, लेकिन ये हालात ना बिगड़ते इसकी भी संभावना थी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर हम क्या करते हैं ऐसा कि हालात नहीं बिगड़ते। ये कदम हमें शायद वक्त रहते उठाने चाहिए थे। पिछले 3 दिनों से भारत में नए कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा आ रही है। सिर्फ 3 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि दूसरी लहर का पीक, सोचिए अभी पीक आना बाकी है। पीक समझते हैं यानी सबसे ज्यादा मामले, सबसे ज्यादा खराब स्थिति आनी बाकी है, जो बताया जा रहा है 15 मई के आसपास आएगी। मतलब ये कि हालात अभी और गंभीर होने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर हमसे कहां चूक हो गई। दरअसल पिछले साल पहली लहर का पीक खत्म होने के बाद हमने ये मान लिया था कि कोरोना से जंग हम जीत गए, अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। हमारे देश में शायद कोरोना कुछ कमजोर था इसलिए वापस लौट गया। इसके बाद 2 वैक्सीन की खबर आई तो हम और ज्यादा लापरवाह हो गए कि अब हमारे पास रामबाण है, कोरोना से लड़ने की दवा है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब होने लगे, सार्वजनिक जगहों पर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हम और लापरवाह हो गए। लेकिन दूसरी लहर को लेकर हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। रेमडेसिविर का उत्पादन लगातार गिर गया, ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हालात हो जाएंगे। नए अस्पताल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बने तो बेड कहां से आएंगे, क्योंकि हमने मान लिया था कि शायद कोरोना के खिलाफ जंग भारत ने जीत ली है। शादी, बारात, सिनेमा घर से लेकर धार्मिक आयोजन सब कुछ होने लगा जैसे सामान्य रूप से चल रहा था। अब जब दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया तो ऑक्सीजन से लेकर बेड, दवाओं और वैक्सीन की कमी हो रही है। अगर मिले वक्त में हमने अपनी तैयारी मजबूत की होती तो आज शायद हालात ये नहीं बनते। जी हां, आइए आपको बताते हैं कि आपके लिए जरूरी जानकारी यह है कि ऑक्सीजन की कमी लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रही है। उससे निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को मजबूत रखें। उसके लिए खान पान बहुत जरूरी है, क्या खा रहे हैं आप, क्या ना खाएं, लेकिन एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हर राज्य और हर जिले में देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मरीजों को शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, यह बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल को घर बैठे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और आप कोरोना के पेशेंट हैं तो यह सलाह दी गई है कि आप
प्रोनिंग करें। अब आपको बताएं ये प्रोनिंग होती क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रोनिंग होती क्या है। आपको बता दें कि यह एक तरह की कसरत है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे आप, आइए आपको ये बताते हैं। प्रोनिंग कैसे संभव है यह जान लीजिए कि कसरत एक्सरसाइज है जिसमें आप पेट के बल लेट जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनके इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े खराब हो चुके हैं। अगर आपके फेफड़े खराब हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे वक्त में जब देश में ऑक्सीजन के लिए महामारी है, अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऐसे वक्त में यह रामबाण साबित हो सकती है। जी हां, आपको बताऊं कि ऑक्सीजन बढ़ाएं कैसे। सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, फ्लोर ग्राफिक्स, कि सरल भाषा में पेट के बल लेट जाएं, इसे प्रोनिंग कहते हैं। यानी आप पेट के बल साधारण तरीके से अमूमन आप लेटते होंगे, इसे ही प्रोनिंग कहते हैं। ऐसा करने से फेफड़ों पर क्या होता है कि पॉजिटिव प्रेशर बनता है। जब आप पेट के बल लेटेंगे तो आपके फेफड़ों पर दबाव बनेगा और शरीर में ऑक्सीजन की जो कमी है वो दूर होगी, आप और ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे। यह चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित तरीका है और पिछले कुछ समय से कई डॉक्टरों ने व्हाट्सएप और वीडियो जारी कर इसे अपनाने की भी सलाह दी है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस तरीके को अपनाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। जी हां, आखिर आपको बताते हैं ये कसरत जरूरी क्यों है। ये कसरत जरूरी क्यों है अब आपको ये बताते हैं। दरअसल जरूरी इसलिए है क्योंकि अमूमन जब आप लेटते हैं तो आप सीधे लेटते हैं, यानी चेहरा ऊपर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको बताएं कि आपके लेटने के तरीके से फेफड़ों पर जो पड़ने वाला दबाव है, यानी अगर आप सीधे लेटे हैं तो फेफड़ों पर जो दबाव पड़ता है वो प्रभावित होता है। इससे यह तय होता है कि आपके फेफड़े में कितनी हवा जा रही है। अस्पतालों में अक्सर क्या होता है कि मरीज आया, उसे पीठ के बल लिटा दिया जाता है और ऐसा करने से फेफड़ों पर गुरुत्वाकर्षण, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और अन्य अंगों का दबाव पड़ता है फेफड़ों पर। इससे फेफड़े दब जाते हैं और सही तरीके से आप उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। इससे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। लेकिन अगर आप प्रोनिंग कर रहे हैं तो खाना खाने के फौरन बाद हरगिज ना करें, खाना खाने के 1 घंटे बाद करें, किसी भी पोजीशन में 30 मिनट से ज्यादा ना रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि किसे प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए, यह भी आइए आपको बता देते हैं कि क्या कौन कौन वो लोग हैं जो ये प्रोनिंग हरगिज ना करें। जी हां, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो प्रोनिंग हरगिज ना करें। उनमें हृदय रोग, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, दिल से जुड़ी आपको कोई बीमारी है तो आप प्रोनिंग ना करें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, दवा लेते हैं दिल की, तो आप प्रोनिंग ना करें। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें, जिनके जोड़ों में दर्द है वो पेट के बल ना लेटे, प्रोनिंग ना करें। और रीढ़ की बीमारी जो है जिन्हें, वो प्रोनिंग से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए आपको बताते हैं कि आखिर हालात ऐसे बन क्यों रहे हैं। क्योंकि हमने तैयारी नहीं की, यह जरूर आपको बता दिया मैंने कि ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं। और हालात खराब होने के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये अजमेर से तस्वीर आ रही है। देखिए जरा, राजस्थान के अजमेर में कैसे पुलिस वालों और लोगों में लड़ाई हो गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सिर्फ मास्क पहनने को लेकर ये लड़ाई है। जरा फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरें दिखाएं, देखिए जरा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया इस शख्स को। इस शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था। फुल स्क्रीन तस्वीर आपके सामने देखिए जरा। इस शख्स को पुलिस वालों ने कहा कि भाई मास्क पहन लो। दूसरी चीज आपको बताएं, वहां लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी ये खुलेआम घूम रहा है। पुलिस के समझाने के बाद भी इसको समझ नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल रहा है। देखिए जरा, और आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि कौन सी वैक्सीन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा जरा। ये है वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन है, वैक्सीन कोवैक्सीन। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आपके लिए, जरा नजदीक लेकर आइए। ये वैक्सीन कोवैक्सीन देश में 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने लगवाई कोवैक्सीन। पहला डोज लगवाया लगभग 93 लाख लोगों ने। 93 लाख लोगों ने
पहला डोज लगवाया, संक्रमण कितनों को हुआ? 4,208, यानी 93 लाख लोगों ने वैक्सीन जब लगवाई तो सिर्फ 4,208 लोगों को कोरोना हुआ। मेरा बताने का मकसद यह है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। सिर्फ 4,208 लोगों को संक्रमण हुआ, वो भी पूरी तरह से ठीक हैं, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। ये कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई है, वैक्सीन का देखिए 93,56,436 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, सिर्फ 4,208 लोगों को संक्रमण हुआ। वैक्सीन कितनी प्रभावी है ये बता रहा हूं। कोविशील्ड देखिए, अगर आप ध्यान से, कोविशील्ड में अगर आपको इधर से दिखाऊं, कोविशील्ड 11 करोड़ 60 लाख लोगों ने लगवाई। पहला डोज लगभग लगवाया 10 करोड़ लोगों ने, और कितने लोग संक्रमित हुए? सिर्फ 17,000, यानी 10 करोड़ में 17,000 संक्रमित हुए पहले डोज से। यह पहले डोज का असर है। दूसरा डोज देखिए, और नजदीक अगर आप लेके आए, दूसरा डोज देखिए। दूसरा डोज 1 करोड़ 10 लाख में से दूसरा डोज जिन लोगों ने लगवाया वो लगभग 17 लाख थे। अब तक जो लगवा लिया है, कुछ की डेट आने वाली होगी, 17 लाख थे, उसमें 695 लोगों को संक्रमण हुआ। यह बताने का मकसद है कि आपने कोवैक्सीन लगवाई, 17 लाख लोगों ने, सिर्फ 695 लोगों को इंफेक्शन हुआ, बाकियों को इंफेक्शन नहीं हुआ। यह वैक्सीन कितनी प्रभावी है यह बताना चाह रहा हूं। 11 करोड़ 60 लाख लोगों ने जो दूसरा डोज लिया, उनमें ये संख्या जो आप देख रहे हैं लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की है, उसमें से सिर्फ 5,000 लोग संक्रमित हुए। आप रेशियो, आप एवरेज निकाल सकते हैं ये कितनी प्रभावी वैक्सीन है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वैक्सीन के अलावा कोई और दूसरा समाधान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ खबर भी आपको मैं दिखा रहा हूं कि लोगों में गुस्सा और नाराजगी है, क्योंकि लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपने पेशेंट को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के लिए भी बड़ी चुनौती है कि डॉक्टर पहले तो संसाधनों से जूझ रहे हैं, उसके बाद अगर पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं तो तीमारदार और परिजन मारपीट शुरू करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए जरा, उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अस्पताल में बवाल हो गया। दरअसल पेशेंट की मौत हो गई थी और उसके बाद परिवार वालों ने मारपीट शुरू कर दी। फुल स्क्रीन पर जरा हम तस्वीरें दिखाएं। अब आपके लिए एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। आप वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं, 1 तारीख से विदेश से और भी वैक्सीन आ रही है, तो आपके लिए ये हम खास जानकारी लेकर आए हैं कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाइए। आपके सामने सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फाइजर की वैक्सीन 95% कारगर है। जी हां, 95%। फाइजर की वैक्सीन 95% कारगर है। मॉडर्ना 94% कारगर है, मॉडर्ना की वैक्सीन। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, स्पुतनिक जो रूस से आने वाली है वो 92% कारगर है, जिसे खुद पुतिन ने लगवाया है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं, और रूस में भी लोग ऐसे ही रह रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, नोवावैक्स 89% कारगर है कोरोना से लड़ाई में। नोवावैक्स के बाद कोवैक्सीन, हिंदुस्तानी वैक्सीन जो है वो 78% कारगर है। मैंने आपको अभी आंकड़े भी बताए कि कितने मुट्ठी भर लोगों को ही संक्रमण हुआ, वो भी पूरी तरह से फिट है पहले डोज के बाद, और दूसरे डोज के बाद उन्हें और ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एस्ट्राजेनेका 67% कारगर है कोरोना से लड़ाई में। और इसके अलावा एक और वैक्सीन जो कारगर है वो मैं आपको बताऊं, वो है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, 66% कारगर है। तो ये वैक्सीन का सीक्वेंस है जो हम आपको दिखा रहे थे, कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें दिल्ली के एक अस्पताल की, जहां ऑक्सीजन की कमी होने के बाद कैसा माहौल था मैं आपको बताऊं। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वजह क्योंकि 25 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली का अस्पताल जहां 25 लोगों ने ऑक्सीजन ना मिलने से दम तोड़ दिया। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें हम दिखाएं, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की दिखा रहे हैं। बंद करके रात में
और अब आपको दिखाते हैं कि अस्पताल में जब 25 मरीजों की मौत हुई, सोचिए क्या मंजर और क्या आलम रहा होगा। लोगों ने अपनों को भर्ती कराया। इससे पहले की तस्वीरें आप देख चुके हैं, नासिक से आई थी। उसके बाद तस्वीरें आपने विरार से देखी जो कल हमने दिखाई थी आपको, और आज दिल्ली का एक और अस्पताल जहां 25 जानें हलाक हो गई। सिर्फ वजह थी ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से बहुत सख्त लहजे में कहा है। क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन देखिए जरा कैसे 25 लोग सांसें न मिलने की वजह से उनकी जान चली गई। रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया से कि मीडिया अंदर जाए, मीडिया सच्चाई उजागर करे, सच्चाई देखेगा क्या हो रहा है अंदर। डॉक्टरों ने बताया 11 बजे से लेकर 12 बजे तक तो ऑक्सीजन ही नहीं रही। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो फैमिली है वो किस प्रकार से यहाँ पे रो रही है, बिलख रही है। देखो आप मछली को निकाल दो पानी से, कैसे तड़प के मरेगी। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से दर्दनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन फिलहाल अभी उनको सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं है। आप ये देख सकते हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 20 मरीजों की मौत हो गई। कुछ घंटे बाद जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन उस पर भी कुछ घंटे तक ही जिंदगी बचाई जा सकती है। तो ये जो एक एक दो घंटे का हमें सुकून दे रहे हैं ना, इस तरह से अस्पताल चलाने बहुत मुश्किल है। दरअसल दिल्ली के अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और मरीजों के साथ परिवार वालों की भी सांसें अटकी हुई। सुनिए जरा परिजन क्या कह रहे हैं, तीमारदार क्या कह रहे हैं जो अपनों को लेकर इस अस्पताल में पहुंचे थे और वापस लेकर घर नहीं जा सके। सुनिए जरा। नहीं बताया। कल रात को मेरे सामने बहुत सारे लोग बाद में भी आए, उनको भी कभी नहीं बताया कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी इसलिए पेशेंट्स मर गए या जो कुछ भी इशू हुआ। को इन्फॉर्म नहीं किया था। हम तो यहीं पे थे रात को 10:30 पौने 11 बजे। वो ठीक थे, उन्होंने खाना भी खाया था। उनकी एज भी कुछ नहीं है, 35 ईयर एज है उनकी। और सडनली इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है हमारा। अगर तब इनको पता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है तो पहले से क्यों अरेंज नहीं किया इन लोगों ने। बोला था कि ये हार्ट अटैक है। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ की उसके बाद इन्होंने एडमिट किया कि हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए, तो उसके बाद इन्होंने एडमिट किया। ये तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। 9:55 पर इनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है और 10:30 बजे पेशेंट्स का बिल ले रही है। 44,800 रुपए हमसे बिल लिया है। 9:55 पर गैस खत्म होती है इनकी। लोगों का गुस्सा आप सुन रहे हैं। लोग बाकायदा बिल पढ़कर बता रहे हैं कि कितना पैसा उन्होंने दिया है अस्पताल को, उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए लोगों का गुस्सा है। लेकिन आइए अस्पताल के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, उनकी भी जान फंसी है। वो आखिर जवाब दे तो दे क्या, पेशेंट को क्या जवाब दे, तीमारदार को क्या जवाब दे, सुनिए जरा। जो कल हमें 1500 लीटर 12 बजे दी गई थी, वो आज अब रीफिल हुआ है आके फिर 1500 लीटर। अभी आधा घंटा पहले जब मैं 3 घंटे से मिनिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, सब जगह कर रहा हूँ, मेरे को तब जाके ये मिला है जब अगर आधा घंटा और नहीं आती तो आज 200 पेशेंट की लाइफ फिर सड़क पे थी आज। तो ये जो एक एक दो घंटे का हमें सुकून दे रहे हैं ना, इस तरह से अस्पताल चलाने बहुत मुश्किल है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन ऑक्सीजन पहुंचाएगा, किसकी जिम्मेदारी है, अस्पताल की कितनी जिम्मेदारी है, सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन प्लांट वालों की कितनी जिम्मेदारी है, कौन तय करेगा इस जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा है देश में कोरोना से हालात ऐसे बन गए हैं कि अब अदालतें भी इसे कोरोना की सुनामी तक कहने लगी। आज एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ताजा हालात को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया और इसे कोरोना की सुनामी तक कहा। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों की तैयारियों की जमकर खबर ली। हाईकोर्ट इतना नाराज था कि उसने यहां तक टिप्पणी की कि ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें फांसी पर लटका देंगे, चाहे वो केंद्र के अफसर हो या राज्य के। अदालत की टिप्पणी खासतौर से उन अधिकारियों के लिए थी जो ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट किया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक इसे अमल क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि कोरोना का पीक 15 मई के आसपास आना है, यानी पीक अभी आया नहीं है, बुरे और बदतर हालात 15 मई तक आने हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने आखिर क्या तैयारी की है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी नहीं बख्शा। दो टूक पूछा, आपने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए क्या किया? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि दिल्ली के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आपने ऑक्सीजन प्लांट लगने या लगाने के लिए क्या पहल की? हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि सभी राज्य अपने लिए टैंकर अरेंज कर रहे हैं, आपने ऑक्सीजन टैंकर क्यों नहीं अरेंज किए? हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि समस्या यह है कि जब कोई आवंटन किया जाता है तो आपको लगता है कि आपके दरवाजे तक आएगा, लेकिन चीजें ऐसे नहीं चलती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो आप कोर्ट का लहजे से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट की नाराजगी और गुस्सा किस बात को लेकर था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑक्सीजन पहुंच क्यों नहीं पा रही है। आपको लग रहा होगा कि हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मुल्क में शुमार हैं, आखिर ऑक्सीजन हम अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? तो बुनियादी परेशानी और दिक्कत क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल लिक्विड ऑक्सीजन, सबसे पहले आपको बताएं, हल्के नीले रंग की ये ऑक्सीजन काफी ठंडी होती है और इसे ले जाने का तरीका यह है कि क्रायोजेनिक गैस होती है जिसे क्रायोजेनिक टैंक के जरिए ही ले जाया जाता है। दरअसल क्योंकि इसका तापमान -183 सेंटीग्रेड होता है। जी हां, -0 के बाद -1 और -183 सेंटीग्रेड होता है। इसे खास सिलेंडरों और टैंकरों में ही रखकर लाया जा सकता है। भारत के पास हमने पहले से तैयारी नहीं की, ना हमारे पास खास सिलेंडर उतनी उपलब्धता में है, ना क्रायोजेनिक टैंक है। लेकिन ऑक्सीजन की असली जद्दोजहद गैस को देश के पूर्वी इलाकों से उत्तर और पश्चिम राज्यों में लाने की है। ओडिशा और झारखंड जैसे देश के पूर्वी इलाके के औद्योगिक राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई दरअसल काफी कम है। सप्लाई काफी अच्छी है, खासतौर पे उड़ीसा और दूसरा राज्य है झारखंड। उड़ीसा और झारखंड में दरअसल पूरी इसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा है, इसके प्लांट काफी हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दरअसल बढ़ता जा रहा है। यहां इन राज्यों में से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचना जरूरी है। लेकिन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि ऑक्सीजन टैंकरों को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक टैंकर को भरने में ही 2 घंटे का वक्त लग जाता है। 2 घंटे में एक टैंकर ऑक्सीजन का भर पाते हैं। इसके बाद होता क्या है, अलग अलग राज्य के शहरों में इन ट्रकों को पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। सोचिए, अभी जो मैंने आपको तस्वीरें शुरू में दिखाई कि इंदौर से गुजरात के जामनगर तो पहुंच गया टैंकर, लेकिन जामनगर से वापस आना है उसे लगभग 650 किलोमीटर दूर, जिसको आने में ही 1 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। तो टैंकरों के लिए स्पीड लिमिट भी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 की रफ्तार पे 650 किलोमीटर तय करेगा तो कितने वक्त में? उसके अलावा दुर्घटना के डर की वजह से टैंकर रात को भी नहीं चलते हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने हालात अच्छी तरह संभाल लिए हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, केरल ने पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हम कैसे बढ़ाएं। फिर केरल ने क्या किया कि इसी कड़ी में निगाह रखनी शुरू की कि कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसके लिए केरल की तारीफ करनी होगी। दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, महाराष्ट्र ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, क्योंकि दरअसल झारखंड और उड़ीसा में बेहतर सप्लाई ऑक्सीजन की होती है। केरल के पास अब सरप्लस ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि केरल ने वक्त पर तैयारी शुरू की, बेड्स की भी, अस्पतालों की भी और ऑक्सीजन की भी। और अब दूसरे राज्यों को इसकी सप्लाई केरल कर रहा है। सोचिए, जहां दिल्ली और महाराष्ट्र अभी केवल ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, वहीं केरल न सिर्फ उसके पास सरप्लस ऑक्सीजन है बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। लेकिन दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। सप्लाई तो दूर की बात है, वो दूसरे राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली उम्मीद कर रहा है कि कोई और मुझे ऑक्सीजन दे दे। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग नहीं हुई थी। सबसे पहली बात यह कि महाराष्ट्र के हालात लगातार खराब हो रहे थे, तो आखिर इमरजेंसी प्लानिंग क्यों नहीं की गई? दिल्ली के हालात आपने देख ली कि 25 मरीजों की मौत हो गई, आखिर इमरजेंसी प्लानिंग क्यों नहीं की गई? सरकार को इल्म नहीं था। यही वजह है कि इसके लिए इस कदर
अफरा तफरी मची हुई है। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे पास क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है जिसे हम सिंगापुर से मंगा रहे हैं। 4 क्रायोजेनिक टैंक C-17 ग्लोब मास्टर से हिंदुस्तान आ चुके हैं और इसी C-17 ग्लोब मास्टर से जो ये क्रायोजेनिक टैंक्स आएंगे डबल वॉल्व्ड होते हैं। अंदर इसके दोहरी वॉल होती हैं, ये वैक्यूम्ड रहते हैं और ये जो टैंकर मैंने आपको दिखाई, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही क्रायोजेनिक टैंक है। और क्रायोजेनिक टैंक की खासियत यह है कि इसमें कम तापमान में -90 के नीचे के तापमान की गैसें इसमें भरी जा सकती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वसूली कांड की। जी हां, देशमुख पर वसूली कांड में शिकंजा कस गया है। तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। वसूली कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर एफआईआर। देशमुख के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के चिट्ठी बम से एक के बाद एक जोरदार धमाके हो रहे हैं। चिट्ठी बम की धमक से पहले सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी गई। अब सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामला सिर्फ एफआईआर का नहीं, बल्कि सीबीआई की टीम ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के एक नहीं कई ठिकानों पर छापे भी मारे हैं। सीबीआई ने अनिल देशमुख के घर, ऑफिसेज और कई सारे ठिकानों में मुंबई और नागपुर में छापेमारी की और कई घंटों बाद प्रिंटर और कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाकर हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जबकि देशमुख सीबीआई के चंगुल में हैं, तो माना यह जा रहा है कि इस मामले में और भी कई बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। तो सभी के गुनाहों का हिसाब होना है। अनिल देशमुख पर वसूली कांड का आरोप लगा। इससे पहले सचिन वाजे जेल में है। परमबीर सिंह पर जांच हो रही है और जल्द ही अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ने अब 100 करोड़ की वसूली में एफआईआर कर ली है और आज कई ठिकानों पर रेड भी हुई। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।